हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने क्या स्टडी किया था? पार्ट्स पर मिलियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्ट्रेंथ, मोल फ्रैक्शन, मास बाय मास, वेट बाय वॉल्यूम, ये सब हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ ली थी। अब हमारी जो है बहुत इंपॉर्टेंट और कंसंट्रेशन टर्म्स पेंडिंग है, जिसके अंदर हम क्या स्टडी करने वाले हैं? नॉर्मेलिटी, मोलारिटी, मोलालिटी, मोलारिटी आफ्टर डाइल्यूशन, मोलारिटी इन केस ऑफ मिक्सचर, और इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो अब हम इस वीडियो में जो हमारा कंसंट्रेशन टर्म जो पहले वाली वीडियो में पेंडिंग था, उसको इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। और सॉल्यूशन का जो हमारा पहला मेन टॉपिक था कंसंट्रेशन टर्म का, वो हम इस वीडियो में बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट विद द कंसंट्रेशन टर्म। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म से, जिसका नाम है मोलारिटी। मोलारिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेशन टर्म, मैंने आपको पहले बता दिया। अब इसको पढ़ने के लिए आपको पूरा फोकस यहाँ पर लगाना है, तो अब आप अपना हर काम जो है साइड में रख करके इस पर फोकस करिए, दैट इज मोलारिटी। मोलारिटी का मतलब होता है मोलर। एक्चुअली मोलर का मतलब मोल पर लीटर, और यहीं से जो है आपका फॉर्मूला बन जाता है मोल्स, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यही आपकी क्या होती है? मोलारिटी होती है। अब एक बात सुनिए, देखो, जिस भी स्टूडेंट ने फर्स्ट वाली वीडियो देखी होगी जो कि मैंने इससे पहले अपलोड की हुई है, उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई हुई है कि जो कंसंट्रेशन टर्म होती है ना, वो किसके इक्वल होती है? मतलब वो क्या होता है? कंसंट्रेशन टर्म का मतलब होता है कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है इतने अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में, कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है इतने अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में। ये होता है कंसंट्रेशन टर्म का मतलब। ठीक है, अब आपको मैंने बताया मोलारिटी इज अ कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, मोलारिटी का मतलब मोल पर लीटर। तो ऊपर आएंगे नंबर ऑफ मोल्स, पर किसके आएंगे आप कंफ्यूज हो जाओगे, सोल्यूट के आएंगे, सॉल्वेंट के आएंगे, या सॉल्यूशन के आएंगे? इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपको एक चीज़ बता दी है कि कंसंट्रेशन टर्म किसके इक्वल होती है? कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होता है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको अब कंफ्यूजन दूर हो गई, आपको पता है यहाँ पर क्या आएगा? सोल्यूट आएगा इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ऊपर क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय में वॉल्यूम, लीटर है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इतना समझ में आया? मोलारिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। कैपिटल एम का मतलब मोलारिटी कह दो या फिर मोलर कह दो। ठीक है, जैसे कि मैं अगर आपको कहूं 1 मोलर, इसका मतलब क्या है? 1 मोलर, MOLAR, मोलर। ठीक है, अगर सपोज मैं आपको कहूं m/2, इसका मतलब क्या है? सेमी मोलर। इसका क्या मतलब है? सेमी मोलर। अगर सपोज मैं आपको कहूं m/10, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डेसीमोलर, इट मीन्स डेसीमोलर। इफ आई विल से यू m/100, m/100, इसका क्या मतलब है? सेंटीमोलर। इसका क्या मतलब है? सेंटीमोलर। इफ आई विल से यू m/1000, m/1000, इसका क्या मतलब है? मिलीमोलर। ठीक है, तो अगर सपोज न्यूमेरिकल्स में इस टाइप के लिखे हुए आपको मिल जाते हैं, तो इसका आपको मतलब पता लग गया, 1 मोलर, सेमी मोलर, डेसीमोलर, सेंटी एंड मिलीमोलर। इज इट क्लियर? ओके, तो अब जो है किसकी टर्न आई है? इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने की टर्न आई है। तो बहुत अच्छा पहला क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे मोलारिटी से रिलेटेड। ये आपको क्या कैलकुलेट करना है? मोलारिटी कैलकुलेट करनी है ऑफ 93% वेट बाय वेट H2SO4 और डेंसिटी गिवन है। अब आपको ये सब कुछ अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको मोलारिटी चाहिए, मोलारिटी चाहिए हमें। मोलारिटी का फॉर्मूला हमें बस इतना पता है अभी। मोलारिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इतना पता है हमें।
ठीक है, पुट करते हैं वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, अब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, 93% वेट बाय वेट H2SO4, जो कि हमने लास्ट वीडियो में इस टाइप की कंसंट्रेशन टर्म मास बाय मास परसेंट डिस्कस की हुई है। 93% वेट बाय वेट का मतलब है 93 ग्राम, वेट है ना 93 ग्राम, किसका होगा, सोल्यूट का। इन वेट है नीचे भी, गिवन अमाउंट मतलब कि 100 ग्राम किसका है, सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन। आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए है ना, नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय में मोलर मास, मतलब जितना आपको मास गिवन है सॉल्यूट का डिवाइड बाय में मोलर मास। ठीक है, मोलर मास यहाँ लिख सकते हो आप सॉल्यूट का, ये फॉर्मूला होता है किसका, नंबर ऑफ मोल्स का। ठीक है, अब आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने, मास ऑफ सॉल्यूट आपको कितना है पता है, 93 ग्राम। यहाँ पर पुट करो वैल्यू, यहाँ पे हमने इसको रब किया, क्या वैल्यू पुट की, 93 ग्राम्स। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट है क्या, H2SO4, सॉल्यूट क्या है, H2SO4, इसका मोलर मास चाहिए, कैलकुलेट करो। H2SO4 का मोलर मास क्या होता है, हाइड्रोजन का 1, इनटू में 2, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, तो 16 इंटू 2 दैट इज 32 है ना, हाँ 32, प्लस में ऑक्सीजन का 16 इंटू में 4, ये हो गया 2, 32 प्लस 2 दैट इज 34, और 16 4 दैट इज 64, तो ये हो गया टोटल 98 ग्राम पर मोल। तो H2SO4 का मोलर मास कितना आ गया, 98 ग्राम पर मोल। तो इसको हमने यहाँ से रब किया और क्या लिख दिया, 98 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, अब यूनिट देखो कैंसिल हो रही है या नहीं हो रही, ऊपर ग्राम है नीचे ग्राम डिवाइड बाय पर मोल, ये है ना यूनिट, डिवाइड का मल्टीप्लाई में होगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मोल अपॉन में ग्राम, ग्राम से ग्राम कट गया, क्या यूनिट रहेगी, मोल रहेगी। तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ गए हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं आपके पास, 93 डिवाइड बाय 98। अब ये आगे नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर आपको पता करना है। तो वॉल्यूम आपको कहीं दिख रही है, वॉल्यूम आपको सॉल्यूशन की कहीं दिख रही है, इन लीटर्स नहीं दिख रही, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो हमें नहीं दिख रही है। तो इसका मतलब अभी हम यहाँ पर रख देते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जो कि अभी हमें नहीं पता, पर हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो आपको एक चीज़ गिवन है यहाँ पर, दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी, आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी किसकी आपको गिवन है, सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है, दैट इज ग्राम पर ml में गिवन है, लेकिन ये तो है ना, और डेंसिटी की यूनिट क्या गिवन है, 1.84, यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम, डेंसिटी 1.84 ग्राम पर ml गिवन है। अब ये सॉल्यूशन की है तो ये मास भी किसका होगा, सॉल्यूशन का, वॉल्यूम भी किसकी है, ये सॉल्यूशन की होगी। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है कहीं पर, कहीं भी आपको मास ऑफ सॉल्यूशन दिख रहा है, ग्राम्स में दिख रहा होगा, आपको दिख गया है मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स, ये कितना आ गया, 100 ग्राम। क्या आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहीं दिख रही है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो आपको नहीं दिख रही है, ये तो आपको कैलकुलेट करना है ना, ये तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर वॉल्यूम को यहाँ ले जाओ, वॉल्यूम को यहाँ ले गए, यहाँ पे 1.84 ग्राम पर ml कर दिया। ठीक है, पर आपको एक चीज़ चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो आपके पास आ गई, लेकिन आपको ये लीटर में चाहिए, और ये किसके अंदर है, मिलीलीटर में। तो आपको पता है 1 लीटर किसके इक्वल होता है, 1000 मिलीलीटर के। आपके पास मिलीलीटर में, आपको चाहिए किस में, लीटर में। तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000। तो इस पूरी टर्म को अगर हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर आ जाएगी। कर दो, यहाँ पे इसको हटाया, डिवाइड बाय 1.84, और इसको हमने किससे डिवाइड करना है, 1000 से, ताकि ये लीटर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये किससे हो जाएगा, यही जो है आपका आ गया है मोलारिटी। अब आपको सब चीज़ पता है, आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। इसको अच्छे से लिखेंगे हम, 93 डिवाइड बाय 98
इंटू अपॉन में 100। अगर आपको बोर्ड हाँ दिख रहा है, ठीक है, तो ये क्या आ गई है आपकी मोलारिटी। तो हमने अभी स्टार्टिंग में ही क्या कंसंट्रेशन टर्म ली, मोलारिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसका बहुत ही अच्छा हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। ये आई होप आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब मैं दोबारा से समझा देती हूँ सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो, आपको मोलारिटी कैलकुलेट करनी थी इसकी। अब हम आगे पढ़ने से पहले हमें मोलारिटी, अभी हमने सिर्फ मोलारिटी पढ़ा है, मोलारिटी का फॉर्मूला पढ़ा है हमने, ये हमने यहाँ पर ये पुट कर दिया। अच्छा, अब आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए थे। इसके लिए आपको ये मटेरियल देखने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको इस टर्म का मतलब पता होना चाहिए, मास बाय मास परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय, ये सब जो है मैंने पार्ट 1 पहले वाली वीडियो में ऑलरेडी कराया हुआ है। आप वहाँ से जा कर के चेक कर सकते हैं जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, ठीक है। उसमें हमने स्ट्रेंथ, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, और ये मास बाय मास, वॉल्यूम बाय, ये इन सब का क्या मतलब होता है वो हमने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो 93% वेट बाय वेट, फिर भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया ये कैसे आया। 93% वेट बाय वेट, मतलब वेट का मतलब ग्राम, ग्राम, ठीक है, सोल्यूट का ही आएगा इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ओके। अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास कितना है आपको 93 ग्राम, मोलर मास H2SO4 का कैलकुलेट किया तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकल गए। उसके बाद बात की हमने वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम देखो, हमें डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, मास अपॉन वॉल्यूम। आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, तो ये वॉल्यूम यहाँ पर आ जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला ये बन जाएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बना, मास अपॉन में डेंसिटी, किसका, सॉल्यूशन का ही। मास ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन था 100 ग्राम, डेंसिटी आपको गिवन थी ग्राम पर ml, लेकिन आपको वॉल्यूम किस में चाहिए थी, लीटर में चाहिए थी। इट्स फाइन, ये मिलीलीटर में आपको गिवन थी डेंसिटी, आपने क्या किया, डिवाइड बाय 1000 कर दिया, लीटर में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ से जो है आपका क्या आ गया, मोलारिटी आ गई। तो यहाँ से आप जो भी इसको सॉल्व करके आंसर करोगे दैट विल बी दिस मच मोलर, या ये मोलारिटी होगी आपके इस क्वेश्चन की, ठीक है, ओके। तो हमने बहुत अच्छा क्वेश्चन डिस्कस किया है। इसी टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एग्जाम्स में, जहाँ पे आपको डेंसिटी, एंड वन मोर थिंग, आपको डेंसिटी गिवन हो या फिर आपको लिखा हुआ हो क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी एक ही चीज़, ठीक है, ओके। तो अब हमने मोलारिटी तो कवर कर ली है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म के बारे में, दैट इज मोलालिटी। अब हम डिस्कस करेंगे मोलालिटी। मोलालिटी जो है रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, और इसका फॉर्मूला आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, सब कंसंट्रेशन टर्म्स में इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, और वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय में मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब तक जिन स्टूडेंट्स ने मेरी पहली वाली वीडियो देखी है और जो अब ये देख रहे हैं, उनको पता होगा, उन्होंने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पर हम अपॉन में डिवाइड के बाद यहाँ क्या लिख रहे थे, हर चीज़ आ रही थी सॉल्यूशन की। मास किसका आ रहा था, सॉल्यूशन का आ रहा था, वॉल्यूम किसकी आ रही थी, सॉल्यूशन की आ रही थी। लेकिन एक आपको मोलालिटी ही ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जहाँ पर सॉल्यूशन नहीं आता, सॉल्वेंट आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर अबाउट मोलालिटी। मोलालिटी, मोलल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स, ठीक है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला ही हम अप्लाई करते हैं और हम मोलालिटी कैलकुलेट करते हैं। फाइंड मोलालिटी ऑफ 18 W/W, क्या लिख रही हूँ मैं, दैट इज 18/W% ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। इसकी मोलालिटी हमें कैलकुलेट करनी है, तो करते हैं। अभी तक मोलालिटी के अंदर हमने यही समझा कि ये क्या होता है, इसका ये फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं, वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्ट। मोलारिटी स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से कर रहे हैं। 18 W/W% ग्लूकोज का क्या मतलब है, W बाय मतलब कि 18 ग्राम
ग्लूकोज इन वेट है ना नीचे में 100 ग्राम सॉल्यूशन। आपको यहाँ क्या चाहिए, मोलालिटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय में वो मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। ये फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ मोल्स तो आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है, गिवन मास डिवाइड बाय में मोलर मास, है ना, गिवन मास डिवाइड बाय में मोलर मास। अब ये किसका है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो गिवन मास भी किसका आएगा, सॉल्यूट का, मोलर मास भी किसका आएगा, सॉल्यूट का। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सॉल्यूट क्या है, ग्लूकोज, इसका मास कितना गिवन है 18 ग्राम, यहाँ पे मैंने इसको रब किया 18 ग्राम लिख दिया। अब मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, अब आपको यहाँ पर ग्लूकोज लिखा हुआ है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से या मैथ्स में से फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। यू मस्ट नो द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज ओस आपको पता ही होगा। ओस वर्ड हम किसके लिए यूज़ करते थे, शुगर के लिए। करते थे नहीं, करते हैं, है ना। जैसे एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स के लिए हमें सिखाया जाता है कि एस, जो भी एंजाइम मतलब जो भी वर्ड लास्ट में एस होगा इसका मतलब बायो में क्या है, वो एंजाइम है ना। प्रोटीनेज, ये सब क्या है, एंजाइम्स हैं। तो ओस इसी तरीके से जो ओस है दैट इज़ शुगर कार्बोहाइड्रेट, जिसके OSC बायो में हमें सिखाया जाता है कि OSC एंड करेगा वो शुगर होता है। तो इनको बायो स्टूडेंट्स को तो मस्ट नो द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, और जिनको नहीं पता है तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, C6H12O6। अब आपको यहाँ से मोलर मास निकालना है, निकालो। कार्बन का 12 × में 6, ऑक्सीजन का 1 × में 12, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का 1, दोबारा से अगेन, कार्बन का 12 × में 6, हाइड्रोजन का 1 × में 12, ऑक्सीजन का 16 × में 6, ओके। 6 2 × 12 1 72 + 12 + 6 96, 96 72 12 9 10 11 180, that is 180 gram per mole is the molar mass of glucose। तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना है, 180 ग्राम पर मोल। ये आ गया आपके नंबर ऑफ मोल्स। तो हमने सबसे पहली जो हमारी फॉर्मूले के अंदर वैल्यू थी पता लग गई है, दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स आगे 18 डिवाइड बाय 180 ग्राम पर। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। किस में निकालना है, किलोग्राम्स में निकालना है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब सॉल्वेंट का मास है, आपको क्या गिवन है, आपको तो पता है सोल्यूट का मास, सॉल्यूशन का मास, सॉल्वेंट का कैसे निकालेंगे। लास्ट वीडियो में जिसने देखी है अगेन, मैंने एक चीज़ बताई थी, मास ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस में मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। मास ऑफ सॉल्यूशन कितने, जल्दी से वैल्यू पुट करो, 100, इसको हटाया 100। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 18, इसको रब किया 18। मास ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा, किस में है, यहाँ लिख देते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा, यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ जाएगा माइनस में, तो 100 ग्राम माइनस 18 ग्राम विल बी द मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज 82 ग्राम्स। तो 82 ग्राम्स विल बी द मास ऑफ सॉल्वेंट। पर आपको किस में चाहिए, किलोग्राम में चाहिए। अब जल्दी से बताओ, 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम्स, 1000 ग्राम, पता है हमें। आपको क्या करना है, ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय में 1000। तो क्या करोगे, 82, इसको रब कर दो ना आप, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट, इसको क्या करोगे, 82 डिवाइड बाय में 1000। अब ये कितना हो जाएगा, 18 डिवाइड का मल्टीप्लाई और ये रेसिप्रोकल, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द मोलालिटी ऑफ 18 W/W% ऑफ ग्लूकोज।
क्लियर? तो इस तरीके से हमने मोलालिटी का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, पर आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, इन सब के बारे में। अब हम इसी तरीके से इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, अब आपको सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यू विल सॉल्व इन योर नोटबुक, आई विल सॉल्व ऑन माई वाइट बोर्ड। देखते हैं कौन सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करता है। अब जिसने मोल फ्रैक्शन, अब कुछ स्टूडेंट्स को तो मोल फ्रैक्शन, अब जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो तो सॉल्व कर लेंगे, मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, पीपीएम का क्या फॉर्मूला होता है, जो कि मैंने पहली वाली वीडियो में ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। बहुत अच्छे से हमने मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, पीपीएम के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। लेकिन जिनको नहीं पता, वी विल बी सॉल्विंग ऑन दिस बोर्ड ओनली, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, इन 2 मोलर, इन देखो मैंने कैसा बनाया, आई इन 2 मोलर ऑफ यूरिया दैट इज एक्विस, हमें फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन यूरिया का, पीपीएम यूरिया का। करते हैं सॉल्व। अब सबसे पहले कुछ भी नहीं दिया हुआ, और बहुत अच्छा होता है वो वाले क्वेश्चंस जिनमें कुछ गिवन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आपको 2 मोलर बताया हुआ है। वेरी नाइस, हम इसी से बेसिस पे सॉल्व करते हैं। 2 मोलर, आपको पता है फॉर्मूला क्या है? 2 मोलर का मतलब 2 मोल्स सॉल्यूट इन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलो, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। बस, इसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ गिवन ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है। फॉर्मूला देखते हैं किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, उसके अकॉर्डिंग इसी सेंटेंस में से वो चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। देखो, सबसे पहले मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन। यूरिया का निकालना है तो यूरिया किसके इक्वल होता है? जिसको मोल फ्रैक्शन के बारे में ज़्यादा पढ़ना है उसको मेरी पहले वाली वीडियो जो मैंने अपलोड की हुई है सॉल्यूशंस की, वो देखनी होगी, उससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, जैसे यहाँ पे आप जिसके भी मोल फ्रैक्शन निकालना है ना, आपको जिसका भी मोल फ्रैक्शन आपको यहाँ कैलकुलेट करना है, उसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज इसके सोल्यूट के प्लस में सॉल्वेंट के। एक्विस है, एक्विस का क्या मतलब होता है? वाटर। ये फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, यूरिया का कैलकुलेट करना है, ऊपर यूरिया के मोल्स रखोगे, नीचे टोटल मोल्स रखोगे, मतलब सोल्यूट के भी प्लस सॉल्वेंट के भी। क्लियर? ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स आपको यूरिया के गिवन है, सोल्यूट क्या है यहाँ पर? यूरिया ही है। सोल्यूट क्या है? यूरिया। कितने गिवन है? 2, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो 2 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्लस में वाटर। नंबर ऑफ मोल्स का आपको मैंने फॉर्मूला बताया, क्या होता है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है। गिवन मास आपको क्या है? गिवन मास आपको वाटर क्या है? यहाँ पर सॉल्वेंट है, और आपको वाटर का ही, सॉल्वेंट का ही मास गिवन है 1 किलोग्राम। हमने यहाँ पे हटाया, इसको लिखा 1 किलोग्राम। ठीक है, ओके। मोलर मास, मोलर मास ऑफ वाटर, वाटर सॉल्वेंट है ना, वाटर का मोलर मास क्या है? हाइड्रोजन का 1 × 2 में 2 प्लस में ऑक्सीजन का 16, 16 + 2 दैट इज 18 ग्राम पर मोल, दैट इज मोलर मास यहाँ पे हटाया 18 ग्राम्स पर मोल। अब क्या ये यूनिट कैंसिल हो जाएगी? ये यूनिट बिल्कुल कैंसिल नहीं हो सकती। ऊपर किलोग्राम है, नीचे ग्राम है, 1 मोल है, कैंसिल हो सकता है? अगर आपको कोई डाउट है इसको, तो इसको अच्छे से लिख के देखते हैं। n = 1 किलोग्राम डिवाइड बाय 18 ग्राम्स पर मोल। इसका मतलब यही है, इस चीज़ का मतलब यही है ना। डिवाइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा मोल और नीचे हो जाएगा 18 ग्राम्स। अब क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? और जब कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा तो आप मोल्स कैसे बता सकते हो? अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? एक सिंपल सी चीज़ हमें पता है, 1 किलोग्राम = 1000 ग्राम्स। तो क्या मैं 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 किलोग्राम को रब किया, लिखा यहाँ पे 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम मतलब ग्राम से ग्राम कैंसिल, और ऊपर बच गया मोल। यही आ गए आपके नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल आ गए? इन शॉर्ट 1000 डिवाइड बाय में 18 मोल्स। ये आ गया आपका, किसकी कहानी चल रही है? पानी की कहानी चल रही है, पानी की, है ना। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 1000, सॉरी, यहाँ नहीं, यहाँ पे 1000
डिवाइड बाय में 18। इसमें कोई डाउट है? आई गेस कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने फर्स्ट पार्ट अच्छे से सॉल्व किया, मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करना है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बताया था कि यहाँ पे 1 किलोग्राम सॉल्वेंट है, तो मैंने खुद से सॉल्व करके देखा पहले ये क्वेश्चन, तो इट वाज इजी। लेकिन हाँ, मुझे यूँ लगा कि आप ये यूनिट कैंसिल करोगे या नहीं करोगे, कौन किस स्टूडेंट ने यूनिट कैंसिल की होगी, किस स्टूडेंट को पता होगा कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन करा है। अदरवाइज तो वैल्यू ही पुट करनी है ना। ठीक है, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, इसको रब कर देते हैं अब हम, और इसको भी रब कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं ppm ऑफ यूरिया। ppm ऑफ यूरिया, ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। अब मिलियन का तो ऑलमोस्ट सब बच्चों को पता ही होता है, मिलियन का मतलब 10⁻⁶ है ना। ओके, ppm का मतलब पार्ट्स ऑफ सोल्यूट, पार्ट्स ऑफ सोल्यूट इन 1 मिलियन, इन 1 मिलियन सॉल्यूशन। ppm का ये मतलब होता है। ठीक है, इन 1 मिलियन पार्ट्स, 1 मिलियन पार्ट्स, ये भूल गई थी मैं, इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको ppm कैलकुलेट करना, तो ppm का भी एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दैट इज व्हाट, मास के टर्म्स में अगर लिखोगे तो मास ऑफ यूरिया डिवाइड बाय मास, ये पूरा ही लिखती हूँ, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 10⁻⁶। जिसको ppm के बारे में और नॉलेज चाहिए और सीखना है, ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। ठीक है, तो आप वहाँ से जा कर के ppm के बारे में समझ सकते हैं। इससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, और इसके 2-3 फॉर्मूलेज और होते हैं, उनके बारे में भी हमने वहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है। तो वैसे मैंने आपको बता दिया कि ppm जो होता है पार्ट्स ऑफ सोल्यूट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन होता है, और इसका फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, ओके। अब आपको पता है वैल्यू पुट करनी है, मास ऑफ यूरिया, मास ऑफ यूरिया, मास ऑफ यूरिया। क्या मास ऑफ यूरिया आपको गिवन है पूरे क्वेश्चन में? कहीं भी गिवन नहीं है, हमें तो सिर्फ 2 मोलल दिया है, उसके अकॉर्डिंग हमें ये पता है। अब मास ऑफ यूरिया हमें गिवन ही नहीं है, और ये किस में होता है? ग्राम्स में, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें एक चीज़ पता है, एन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ये चीज़ हमें पता है ना। नंबर ऑफ मोल्स तो आपको यूरिया के गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स तो आपको यूरिया के गिवन है, कितने हैं? 2 मोल्स, तो इसको रब किया, यहाँ पे लिखा 2। गिवन मास ये तो हमें कैलकुलेट ही करना है। मोलर मास यूरिया का क्या होता है? यूरिया का फॉर्मूला, तो इसका हमें मोलर मास कैलकुलेट करना है। नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 × 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 × 2। ठीक है, ये हो गया 2, 2 + 2 4। ठीक है, 4 + 16 दैट इज़ 20, प्लस में 20, 14 + 14 दैट इज़ 28। अब देख लो, 28, 12, 20, 0 1 ऊपर, 2 3 4 5 6 दैट इज़ 60 ग्राम्स पर मोल। 60 ग्राम्स पर मोल इज़ द मोलर मास ऑफ NH2CO NH2। तो मोलर मास ऑफ यूरिया कितना आ गया? 60। तो गिवन मास कितना आ जाएगा? 2 × में 60 विल बी द गिवन मास। मतलब मास ऑफ यूरिया कितना आ गया? 2 × में 60। तो हमने फॉर्मूला रब किया, यहाँ पे लिखा 2 × में 60 ग्राम्स। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम? देखिए, अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूशन, देखो सॉल्वेंट का पता है आपको। देखो सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है? सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है? सोल्यूट प्लस में सॉल्वेंट के, है ना। सोल्यूट का मास कितना है? आपने अभी निकाला, ये है 2 × में 60। सॉल्वेंट का मास कितना है? 1 किलोग्राम, है ना। पर ये तो ग्राम्स में है, ये किलोग्राम में है। क्या ये ऐसे प्लस हो जाएंगे? ऐसे प्लस होंगे ही नहीं। इसके लिए आपको सेम यूनिट लेनी पड़ेगी। आपको पता है 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है? 1000 ग्राम के। तो यहाँ हमने 1000 ग्राम लिख दिया। तो ये क्या आ गया? टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन आ गया। तो मास ऑफ सॉल्यूशन को यहाँ से रब कीजिए, ये लिखिए 2 × में 60 प्लस में 1000 ग्राम्स और इंटू 10⁻⁶। ये क्या हो गया आपका? ppm। क्लियर?
समझ में आया आपको? ppm कैसे निकालते हैं हम, क्या फॉर्मूला होता है, कैसे वैल्यू पुट करनी है, सब कुछ आई गेस आपको समझ में अब आ गया है। ठीक है, तो हमने इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया, अच्छे से सॉल्व किया, कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। ठीक है, स्टिल आपको कोई भी डाउट आता है ना किसी भी जगह पर, तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट। और अब हम थर्ड क्वेश्चन ट्राई करेंगे। हाँ जी, मोलालिटी का थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो उसके लिए आप रेडी रहिए बिल्कुल। दिस इज द क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक लाइन का क्वेश्चन है सबसे पहली बात तो, और कुछ भी नहीं गिवन है आपको, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज गिवन है, मोलालिटी आपको कैलकुलेट करनी है। करें स्टार्ट? ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, देखो पहले मोलालिटी समझते हैं। मोलालिटी का मतलब होता है, अब नंबर ऑफ मोल्स, अब इन्होंने मोल्स तो बताए ही नहीं हुए, इन्होंने मोल्स तो बताए ही नहीं है ना, तो हम ऐसे कंसीडर कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ मोल्स n, हमने n नहीं सॉरी m कंसीडर कर लो, चलो m कंसीडर कर लो। ठीक है, ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये मतलब होता है। तो इसका क्या मतलब है, m मोल्स इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, और 1 किलोग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं, बाद में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो इस वजह से मैंने 1000 ग्राम सॉल्वेंट लिख दिया। इससे तो हमें ये पता लग गया। अब मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। मैंने आपको मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला बताया था। मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ जिसका कैलकुलेट करते हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस में नंबर ऑफ एक्वस लिखा हुआ है, इसका मतलब वाटर ही है। अब मोल फ्रैक्शन आपको गिवन है 0.36, 0.36, 0.36, 0.36। क्लियर? ओके, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोलालिटी चाहिए आपको। देखो, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज चाहिए, इसका क्या मतलब है, मोलालिटी का मतलब होता है m मोल्स ऑफ सोल्यूट। अगर हम पूरा लिखें इसका मतलब होता है m मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। हमें नंबर तो पता नहीं, नंबर ऑफ मोल्स को हमने m मान लिया, तो m मोल्स ऑफ सोल्यूट है ना। सोल्यूट क्या है यहाँ पर, ग्लूकोज, इसका मतलब क्या है, m मोल्स ऑफ ग्लूकोज इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इसका मतलब तो ये होगा। आपको यहाँ क्या पुट करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, जिसको हमने कितना मानना है, m मानना है, तो इसको हम रब करके क्या लिख देते हैं, m लिख देते हैं। सिमिलरली आपको यहाँ पर क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, कितने m मोल्स ऑफ ग्लूकोज, हमने m कंसीडर किया तो हम इसको भी वैल्यू पुट करके m लिख देते हैं। यहाँ क्या चाहिए आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब आपको यहाँ पर कुछ गिवन नहीं है वाटर से रिलेटेड, है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ये फॉर्मूला आपको पता है। गिवन मास कितना है, ये किसका चल रहा है, पानी का चल रहा है। गिवन मास कितना है आपको पानी का, पानी क्या है यहाँ पर, सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट वाटर के अंदर ही आपने ग्लूकोज डाला होगा, ग्लूकोज। फाइंड मोलालिटी ऑफ ग्लूकोज इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, मतलब एक्वस सॉल्यूशन बना हुआ है, ये एक एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब पानी के अंदर आपने कोई चीज़ डिसॉल्व की है, और वो चीज़ क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, ओके, तो अब क्या हुआ, गिवन मास, गिवन मास कितना है आपको, सॉल्वेंट ही है ना, मतलब कहने का मतलब ये वाटर इज अ सॉल्वेंट, तो गिवन मास क्या है वाटर का, 1000, तो यहाँ पर रब किया 1000 लिखा। मोलर मास क्या है वाटर का, मोलर मास ऑफ वाटर होता है 18, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हो गए, यहाँ पे इसको रब करो 1000 डिवाइड बाई 18। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, m की वैल्यू निकालनी है आपको, m की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, और m की वैल्यू आपकी जो भी आएगी वही आपका क्या हो जाएगा, मोलालिटी। समझ में आई आपको बात, क्योंकि आपको यहाँ से क्या पता लगा, आपने m को क्या कंसिडर किया था, नंबर ऑफ मोल्स, तो आप बता दोगे इतने मोल्स ऑफ ग्लूकोज इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट या 1000 ग्राम सॉल्वेंट। इज इट क्लियर? कुछ नहीं करना, अब तो डायरेक्ट इसको बस सॉल्व करके यहाँ पर आंसर पुट करना है। क्लियर?
अच्छा क्वेश्चन था ये बहुत ज़्यादा, ठीक है, और हमने बहुत अच्छे से इसको सॉल्व भी किया। ओके, तो दिस वाज द क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमने मोलालिटी का सॉल्व किया। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आया, कोई डाउट नहीं है। इसी तरीके से 2 क्वेश्चन और करेंगे अभी हम मोलालिटी के, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ मोलालिटी, एंड इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन ये आया हुआ था किसके अंदर, नीट 2011 और नीट 2015, इनमें ये आया हुआ था, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको सिंपल भाषा में मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है ऑफ वन मोलर एक्वस सॉल्यूशन। बस ये क्वेश्चन था आपका, इसको आप सॉल्व करो। मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करना है, और किसका कैलकुलेट करना है, सोल्यूट का, इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। बस जल्दी से करते हैं इसको सॉल्व। आप अपनी नोटबुक में करो, मैं अपने वाइट बोर्ड पर करती हूँ, और देखते हैं कि इसका आंसर सही आता है, ठीक है। ओके, मुझे एक चीज़ पता है, 1 मोलर का मतलब होता है 1 मोल सोल्यूट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, मुझे इतना पता है। मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मेरे को मतलब पता है, यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। हमें इतना पता था, हमने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ तक आई गेस किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर? ओके। अब 1 मोल सॉल्यूट है, कितने मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, 1 मोल, इसको रब किया 1 लिखा, इसको रब किया 1 लिखा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, अब सॉल्वेंट क्या है नहीं पता क्यों नहीं पता, एक्वस लिखा तो हुआ है, वाटर है सॉल्वेंट, यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट हेयर इज योर वाटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या हो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास। अब ऐसे लिखती हूँ, चलो पूरा ही लिखती हूँ, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास कितना है आपको, गिवन मास आपको सॉल्वेंट का कुछ गिवन है क्या, बिल्कुल गिवन है, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, मतलब कि 1000 ग्राम्स। मोलर मास ऑफ पानी का कितना होता है, क्या किसका चल रहा है, पानी का चल रहा है, इसी के निकालने हैं ना हमें, सॉल्वेंट के, तो सॉल्वेंट तो पानी है यहाँ पे, तो मोलर मास कितना होता है पानी का, 18 ग्राम्स पर मोल। ये आगे नंबर ऑफ मोल्स, तो इसको रब करिए, लिखिए 1000 डिवाइड बाई 18, जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी द मोल फ्रैक्शन, और इसका आंसर आपका आएगा 0.0177। 11 में भी आया था, 2011 में भी आया था, 2015 में भी आया था, बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन था। देख लो अब आप कैसा क्वेश्चन आया था जिसको आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। कोई डाउट, एनी डाउट टिल हियर? नो डाउट, देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देन मूविंग टू द नेक्स्ट PYQ। हाँ जी, अब हम PYQ ही करने वाले हैं, जो कि आया था 2019 में। तो 2019 का PYQ आपके सामने ये रहा। वेट, थोड़ा सा वेट करो। लीजिए, इतना अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन 2019 का आया हुआ है, नीट 2019 का। सॉल्व करते हैं। 5th क्वेश्चन आई गेस हम ये सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। मोलारिटी के तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। मोलारिटी वाला क्वेश्चन भी अच्छा था, बड़ा था, पर चलो अच्छा था, हमने सॉल्व किया, बहुत इजीली सॉल्व किया है ना। स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे अब हम, तो सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे हमारे। तो बातों को यहीं स्टॉप करते हैं और ध्यान देते हैं क्वेश्चन की तरफ। डेंसिटी ऑफ 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज दिस। मोलारिटी कैलकुलेट करनी है। मोलारिटी का फॉर्मूले के लिए आपको चाहिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास। तो देखते हैं, आपको दिया है 2 मोलर 2 मोलर NaOH। 2 मोलर NaOH का क्या मतलब है, मोलारिटी का क्या मतलब होता है, जल्दी बताना, मोल पर लीटर, मतलब कि 2 मोल किसके आएंगे,
ऊपर किसके आएंगे, सोल्यूट के, NaOH इन वॉल्यूम 1 लीटर ऑफ किसकी वॉल्यूम, सॉल्यूशन की। इतना हमें समझ में आ गया। डेंसिटी गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है मिलीलीटर, ठीक है। तो डेंसिटी आपको कितनी, ओके जी। अब आपको डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी कितनी गिवन है, डेंसिटी 1.28 ग्राम पर ml। आपको क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। मास ऑफ सॉल्वेंट कहीं गिवन है आपको, कहीं गिवन नहीं है, तो इसका कुछ ना कुछ यूज़ करना पड़ेगा। टाइम आया इसको यूज़ करने का। तो डेंसिटी आपको पता है किसके इक्वल होती है, बहुत सुंदर अच्छा बेहतरीन फॉर्मूला डेंसिटी का, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी गिवन है, 1.28 ग्राम पर ml। इसको रब किया, 1.28 ग्राम पर ml यहाँ पे लिखा। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या गिवन है, ये तो हमें नहीं गिवन, निकालना ही है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर, इसको हटाया 1 लीटर। अब ये क्या यूनिट एक दूसरे से कैंसिल हो पाएगी, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। मिलीलीटर, ये लीटर। हमें एक चीज़ पता है, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। तो 1 लीटर की जगह हमने क्या लिखा, 1000 ml लिखा। यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, जो कि कितना आएगा, देखो 1.28 इंटू में 1000, 1280 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से आ गया हमारा, ठीक है। ये डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, ये डिवाइड में यहाँ जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1.28 इंटू में 1000, तो ये आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया हमारे पास। ही हमें मास ऑफ सॉल्यूशन तो चाहिए ही नहीं, हमें तो मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस में, पहले यहाँ लिख देती हूँ 1280 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट तो चाहिए, सोल्यूट का कैसे निकालें मास। सोल्यूट का मास निकालना बहुत इजी है। आपको एक चीज़ पता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, जिसको हम बहुत बार लिख चुके हैं। गिवन मास तो हमें कैलकुलेट ही करना है सोल्यूट का। सोल्यूट क्या है आपको पता है, NaOH। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 मोल, N का हटाया 2 लिखा। NaOH के मोलर मास कितना होता है, NaOH का मोलर मास होता है Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, दैट विल बी इक्वल टू 40 ग्राम्स पर मोल। तो मोलर मास ऑफ NaOH हटाया, यहाँ कितना लिखा, 40 ग्राम्स पर मोल। ये किसकी कहानी चल रही है, NaOH सोल्यूट की, ठीक है। तो ये 40 इंटू में 2 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 80, है ना। गिवन मास कितना आ जाएगा, गिवन मास ऑफ सोल्यूट विल बी इक्वल टू 2 इंटू में 40, दैट इज 80 आ गया। तो यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूट कितना आ गया, 80 ग्राम्स, प्लस में मास ऑफ सॉल्वेंट, प्लस में यहाँ जा करके माइनस में हो जाएगा। तो ये यहाँ -80 ग्राम्स, तो ये कितना हो गया, 1200 ग्राम। 1200 ग्राम क्या आ जाएगा आपके पास, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब आपके पास दोनों चीज़ आ गई, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करना है बस, कुछ भी नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है ओनली। मास ऑफ सॉल्वेंट ये रहा, मोल्स आपके कितने, ये रहे। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे लिखती हूँ मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने, 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट 2 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये किस में है, ग्राम्स में। ये किस में है, ग्राम्स में। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, है ना। ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में। डिवाइड कर दो 1000 से, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका आंसर। दिस इज योर आंसर, ठीक है। बहुत इजी तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, नीट 2019 में आया हुआ था। कुछ नहीं करना आपको, बस है ना, एक दूसरे से चीज़ें लिंक है, उनको आपको सेपरेट करके रखना है ना। एक दूसरे से चीज़ें ऐसे हो रखी है जिसमें आपको
पता करना है ये क्या है ये क्या है, बस इनको सेपरेट करके लिखना है। जैसे आपको पता चला डेंसिटी, तो डेंसिटी का कुछ ना कुछ रोल होगा। डेंसिटी के बेसिस पे हमने क्या निकाला, हमने मास ऑफ द सॉल्यूशन निकाला है ना। डेंसिटी का हमें फॉर्मूला पता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से हमने वॉल्यूम पता थी सॉल्यूशन की, डेंसिटी पता थी सॉल्यूशन की, मास निकाल लिया, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया हमारे पास। फिर हमने क्या कैलकुलेट किया, मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट किया, NaOH का मास कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ मोल्स हमें पता थे 2, उसका मोलर मास पता था, गिवन मास हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, बस मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट तो आपको गिवन ही थे, फॉर्मूला पुट करके वैल्यू निकाल दी, और जो भी इसको सॉल्व करके आंसर आएगा दैट विल बी द मोलालिटी, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑफ मोलालिटी। आई होप आपको समझ में आए सारे के सारे क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस हमने मोलालिटी के सॉल्व किए, है ना? ओके। अब जो है हमें थर्ड कंसंट्रेशन टर्म के बारे में पढ़ना है यहाँ पर, जिसका नाम है नॉर्मेलिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। तो नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल N से। ये जो भी सब कुछ लिखा हुआ है इट इज़ ऑल रिलेटेड विद द नॉर्मेलिटी, कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसके तो बिल्कुल सिमिलर है कि कंसंट्रेशन टर्म है नॉर्मेलिटी, तो ऊपर सोल्यूट की ही आएगी, नीचे सॉल्यूशन का ही आएगा, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सोल्यूट। अब आपको इक्विवेलेंट वेट का मतलब पता होना चाहिए। तो इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय में n फैक्टर। अब n फैक्टर क्या होता है? n फैक्टर ये किसी भी एलिमेंट के लिए उसका n फैक्टर होता है वैलेंसी। जैसे कि Na की बात की जाए तो Na की वैलेंसी क्या है? 1, तो उसका n फैक्टर क्या है? 1। किसी भी आयन के लिए उसका n फैक्टर होता है चार्ज ऑन आयन। जैसे कि मैं सपोज कहूँ Na पॉजिटिव, तो इसके ये कितना चार्ज है इसके ऊपर? +1, तो 1 क्या हो जाएगा इसका? n फैक्टर। किसी भी एसिड के लिए n फैक्टर क्या होता है? बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब होता है, बेसिसिटी ऑफ एसिड मीन्स एक मोलिक्यूल ऑफ एसिड से कितने H पॉजिटिव प्रोड्यूस हो सकते हैं, उसका मतलब होता है बेसिसिटी ऑफ एसिड। 1 मोलिक्यूल ऑफ एसिड से कितने H पॉजिटिव प्रोड्यूस हो सकते हैं। सिमिलरली बेस के लिए एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी ऑफ बेस क्या हो जाएगा? एसिडिटी ऑफ बेस क्या हो जाएगा कि कितने OH, कितने 1 मोलिक्यूल ऑफ बेस से कितने OH नेगेटिव प्रोड्यूस हो सकते हैं, दैट विल बी ये एसिडिटी ऑफ बेस। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो बेसिसिटी ऑफ एसिड का क्या मतलब है कि एक मोलिक्यूल ऑफ एसिड में कितने H पॉजिटिव रिप्लेस हो सकते हैं या प्रोड्यूस हो सकते हैं। और एसिडिटी ऑफ बेस का मतलब होता है कि एक मोलिक्यूल ऑफ बेस कितने OH नेगेटिव प्रोड्यूस कर सकता है, उसके कितने OH नेगेटिव रिप्लेस हो सकते हैं। जैसे कि NaOH की बात करें तो NaOH जो है उसके अंदर एक OH नेगेटिव रिप्लेस हो सकता है, तो इसका मतलब इसकी एसिडिटी ऑफ बेस क्या हो जाएगी? 1, ठीक है। अब जैसे कि HCl की बात करें, यहाँ पे कितने H पॉजिटिव दे सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, कितने रिप्लेस हो सकते हैं? 1, तो इसका n फैक्टर क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। इस तरीके से एसिड हो गया, बेस हो गया। सॉल्ट की बात करें, जैसे कि NaCl की अगर हम बात करें, इफ वी विल टॉक अबाउट NaCl, तो कितने टोटल चार्ज है कैटायन या एनायन के ऊपर? ये किस में स्प्लिट होगा? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो टोटल चार्ज कैटायन और एनायन पे कितना है? 1 ही है, तो 1 विल बी द n फैक्टर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Ne का मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है। रिड्यूसिंग एजेंट के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है एक मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे Ne का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलो इतना डिटेल में तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट में तो आप मत जाइए, ठीक है। बस यहीं तक अगर आपको n फैक्टर ध्यान है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। सॉल्ट तक
ये सॉल्ट के लिए क्या होता है, बेस के लिए क्या होता है, एसिड के लिए क्या होता है, आयन के लिए क्या होता है और एलिमेंट के लिए क्या होता है। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी कि नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो आपको पता होनी चाहिए। अब बारी आती है क्वेश्चन की। तो अब बारी है क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो इसको रब कर देते हैं और फॉर्मूला मैं यहीं पर एज इट इज़ लिखे रहने देती हूँ सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है हाईएस्ट नॉर्मेलिटी किसकी होगी, और जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं वो दो ऑप्शंस मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। सबसे पहले है 6 ग्राम NaOH पर 100 ml। ठीक है, चलो यहाँ पे लिख देती हूँ। सेकेंड क्वेश्चन है कि आपको मोलारिटी के बेसिस पे करते हैं 0.5 मोलर H2SO4। इन दोनों में से आपको बताना है हाईएस्ट नॉर्मेलिटी किसकी होगी। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले आपको डाउट होगा, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है तो कोई डाउट अब होना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है, ओके। नॉर्मेलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, हमें हाईएस्ट नॉर्मेलिटी बतानी है। तो ये रहा हमारे पास फॉर्मूला, इस फॉर्मूले की हेल्प से स्टार्ट करते हैं। देखो, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट क्या है यहाँ पर NaOH, इसका मास कितना गिवन है 6 ग्राम, ऊपर लिख दिया 6 ग्राम, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट क्या होता है, सोल्यूट का मोलर मास डिवाइड बाय में n फैक्टर। मोलर मास क्या होता है NaOH का, NaOH का मोलर मास देखो, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, इन सबको प्लस करोगे आंसर आएगा 40। मोलर मास किस में होता है, ग्राम पर मोल में, तो 40 ग्राम्स पर मोल आ गया आपका मोलर मास, ठीक है। तो मोलर मास यहाँ पे क्या है 40 ग्राम पर मोल डिवाइड बाय n फैक्टर। n फैक्टर आपने अभी अभी सीखा, NaOH। NaOH कितने OH नेगेटिव दे सकता है, इसके पास एक ही है तो इट कैन गिव ओनली 1। एक OH नेगेटिव दे सकता है तो इसका n फैक्टर कितना हो गया 1। इक्विवेलेंट वेट ऑफ दी सोल्यूट लिख दिया, इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम कितनी गिवन है आपको 100 मिलीलीटर, लेकिन आपको किस में लेनी है, लीटर में लेनी है। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। आपको मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है, मिलीलीटर को अपोजिट मतलब उल्टा चलना है, तो किससे डिवाइड कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो। इसका मतलब इनटू में क्या आ जाएगा 100 अपॉन में 1000, ये किस में हो जाएगा, लीटर में हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है। तो 6 डिवाइड बाय 40 इंटू में 100 अपॉन में 1000, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0, ये 0 कैंसिल, 6 डिवाइड बाय 4, 2 3 जा 6, आंसर आएगा 1.5 नॉर्मेलिटी। इसकी नॉर्मेलिटी बोर्ड पे दिख तो रहा है ना कैमरे में, हाँ जी। तो इसकी नॉर्मेलिटी कितनी आई 1.5। तो यहाँ पर मैं चलो अभी लिखती नहीं हूँ, पहले हम दोबारा से समझ लेते हैं हमने कैसे सॉल्व किया। हमें नॉर्मेलिटी निकालनी थी किसकी, फर्स्ट पार्ट की, 6 ग्राम NaOH पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, जो भी है, ठीक है, ओके। अब आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है, आपके पास फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होता है। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल होते हैं, मास ऑफ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट किसके इक्वल होता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। तो इसको रब किया हमने और डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे फोकस किया। अब इसके अंदर हमें वैल्यू पुट करनी है। मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, कितना मास गिवन है 6 ग्राम, तो 6 ग्राम लिख दिया। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल होता है, मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर। तो हमने NaOH का पहले मोलर मास निकाला 40 आया, n फैक्टर निकाला, n फैक्टर हमें पता है NaOH का कितने OH नेगेटिव दे सकता है, 1 OH नेगेटिव दे सकता है, तो इसका n फैक्टर कितना हुआ 1। इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 लिखी, डिवाइड बाय 1000 क्यों किया, क्योंकि हमें लीटर में लेनी होती है, किस में गिवन है मिलीलीटर में, तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 1000। इसको कुछ नहीं करना, मैथ्स की कैलकुलेशन है, सॉल्व करना है एंड यू विल गेट 1.5 नॉर्मल। मतलब कि हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया और फर्स्ट पार्ट की जो नॉर्मेलिटी आई
वो कितनी आई, दैट इज 1.5। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पार्ट ये सॉल्व करते हैं। आपको किसकी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है, 0.5 मोलर H2SO4 की, 0.5 मोलर H2SO4। अब 0.5 मोलर का क्या मतलब है, 0.5 मोलर, देखो मोलर MOLAR है ना, कैपिटल M मैंने बताया था आपको क्या होता है कैपिटल M, मोलारिटी, मोलारिटी का मतलब मोलर, मोलर का मतलब मोल पर लीटर। ऊपर किसके मोल आएंगे, सोल्यूट के, नीचे किसकी वॉल्यूम आएगी, सॉल्यूशन की। बस ये क्या हो गया, 0.5 मोल ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के H2SO4 इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इसका मतलब हमने लिख दिया, इसका मतलब हमने लिख दिया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अगेन नॉर्मेलिटी ही कैलकुलेट करनी है, जिसका फॉर्मूला हमें गिवन है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स। अब हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सोल्यूट चाहिए। तो यहाँ पर अब हमें मास तो दिख नहीं रहा है, हमें तो मोल्स दिख रहे हैं, है ना। लेकिन आपको एक और फॉर्मूला पता है, और वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय में मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये फॉर्मूला तो हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ है, हम इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हमने, प्रीवियस वीडियो में भी, इस वाली वीडियो में भी हमने बहुत बार यूज़ किया ये फॉर्मूला, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइड बाय में मोलर मास। अब नंबर ऑफ मोल्स गिवन है आपको 0.5 यहाँ पुट किया, गिवन मास यही तो हमें कैलकुलेट करना है, इसको x कंसीडर कर लेते हैं। मोलर मास, H2SO4 का मोलर मास कैलकुलेट करो, जल्दी से कैलकुलेट करो, आप अपनी नोटबुक में करो, मैं यहाँ पे करती हूँ। हाइड्रोजन का 1, N2 में 2, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, उसका मोलर मास दैट इज 32 प्लस में 4, N2 में ऑक्सीजन का 16, इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज 16 4 64 32 प्लस 2 दैट इज 98 ग्राम पर मोल। इसका मोलर मास कितना आ गया, 98 ग्राम पर मोल, 98 ग्राम पर मोल आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 98 ग्राम पर। ठीक है, तो गिवन मास आ गया। अब हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई, 0.5 इंटू में 98, 0.5 इंटू में 98। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है, आई गेस कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब हम नॉर्मेलिटी वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, यहीं पर पुट कर देते हैं। तो मास ऑफ सोल्यूट चाहिए हमें, ग्राम्स में चाहिए, ये आ गया 0.5 इंटू 98, इसको रब किया 0.5 इंटू में 98। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट जो कि किसके इक्वल होता है, मोलर मास। मोलर मास क्या है, 98 ग्राम पर, इसको रब कीजिए 98 ग्राम पर, डिवाइड बाय में n फैक्टर। H2SO4 कितने H पॉजिटिव दे सकता है, 2 H पॉजिटिव दे सकता है, इट कैन गिव 2। तो देयरफॉर इसकी जो बेसिसिटी है इस एसिड की वो कितनी है, 2। तो इसका n फैक्टर कितना हो गया, 2। n फैक्टर इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे n फैक्टर की वैल्यू 2। इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम कितने, 1 लीटर है, तो इनटू में 1 कर दो डायरेक्ट, इनटू में 1 कर दिया। क्या करना है, बस इसको कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन से सॉल्व करना है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, द आंसर विल बी 1। तो इसका मतलब यहाँ पे 0.5 मोलर H2SO4 की नॉर्मेलिटी कितनी आई, 1। अब आपको क्या बताना था, आपको बतानी थी हाईएस्ट नॉर्मेलिटी, तो एक की 1.5 आई है, एक की 1 आई है, देयरफॉर हाईएस्ट नॉर्मेलिटी किसकी है, इसकी। समझ में आया आपको कैसे सॉल्व करना है, इट इज़ वेरी सिंपल एंड आई होप आपको नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गए हैं, आ गए हैं ना, ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है। तो अब हमारा टॉपिक स्टिल कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें कुछ और भी बहुत इंटरेस्टिंग समझना है। ठीक है, हम थोड़ा सा अब अपने माइंड को मोलारिटी की तरफ लेकर के चल रहे हैं। हाँ जी, अब मोलारिटी जिसको आपको पता है मोलर कहते हैं, क्या होता है, मोल पर लीटर। मोल किसके आएंगे, सोल्यूट के, लीटर किसकी आएगी, वॉल्यूम किसकी आएगी, सॉल्यूशन की। कितनी बार बताओगे ये चीज़, है ना, आपके मन में ये आ रहा होगा। पर अब हम इसके बारे में थोड़ा सा नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट इतना बड़ा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, लेकिन हाँ इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, इस वजह से ये मैं करवा रही हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद दिस। तो देखो जो टॉपिक है वो ये है
कि हमें क्या करना है, मोलारिटी निकालनी है सपोज किसी क्वेश्चन में आफ्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के बाद। अब डाइल्यूशन का मतलब जो है, जिसने मेरी पहली वाली वीडियो देखी होगी उनको पता होगा, है ना, पता होगा, और जिसने नहीं भी देखी मैं बता देती हूँ। देखो, डाइल्यूशन का मतलब होता है जब सॉल्वेंट ज़्यादा हो जाता है, सॉल्वेंट की अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मोर, बस ऐसे सॉल्वेंट मोर लिख दिया। जब सॉल्वेंट की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हम उसको कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। जैसे सपोज आपने यहाँ पर है ना, आपको मैंने पानी दिया था, सॉरी इसके अंदर मैंने शुगर डाल रखी थी, और आपने क्या किया, मैंने आपको बताया नहीं इसके अंदर कितना पानी डाल दो, तो आप क्या कर रहे हो, पानी ऐड करते जा रहे हो। आपने 1 कप पानी लिया, ऐड कर दिया, फिर आपने 1 कप और लिया, ऐड कर दिया, और आप ऐसे कप ऐड करते ही जा रहे हो। तो क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन बनेगा इसके अंदर पानी की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, है ना, पानी की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जब सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम कह देंगे कि ये सॉल्यूशन अब कैसा बन चुका है, डाइल्यूट हो चुका है बहुत ज़्यादा, इट इज़ वेरी मच डाइल्यूटेड। ठीक है, तो ये होता है डाइल्यूशन का मतलब, समझ के आपकी, जब किसी चीज़ को, जब सॉल्वेंट हम ऐड करवा रहे हैं ज़्यादा अमाउंट में, तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो डाइल्यूट हो जाएगा। हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सपोज हमने यहाँ पर ये बीकर लिया, ठीक है, इसके अंदर कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, सपोज n है, नंबर ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, n है। अब आपको पता है एक सॉल्यूशन किसका बना होता है, 2 चीज़ों का बना होता है, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, है ना, बाइनरी सॉल्यूशन की ही बात कर रहे हैं हम इस चैप्टर में। तो एक सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन एक सॉल्यूट का बना होगा, एक सॉल्वेंट का बना होगा। तो यहाँ पर n मोल ऑफ सॉल्यूट है, n मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पर जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन की वो कितनी है, V1 है, इसकी मोलारिटी कितनी है, M1 है। अब आपने क्या किया, आपने इसके अंदर और सॉल्वेंट ऐड कर दिया सपोज, आफ्टर एडिंग सॉल्वेंट। अब आपने क्या किया, इसके अंदर और सॉल्वेंट ऐड कर दिया। अब जब आपने सॉल्वेंट को ऐड कर दिया है तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, इसकी मोलारिटी चेंज हो जाएगी, M2 हो जाएगी, वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, V2 हो जाएगी। लेकिन क्या मोल्स के सॉल्यूट सेम ही रहेंगे, बिल्कुल सेम रहेंगे। यहाँ पे जितने सॉल्यूट थे यहाँ पर भी उतने ही सॉल्यूट है। हमने सॉल्यूट के साथ तो कोई छेड़खानी की ही नहीं है, हमने तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ऐड करवाया है। तो जितने n मोल ऑफ सॉल्यूट यहाँ थे आफ्टर डाइल्यूशन, यहाँ पर भी n मोल ऑफ सॉल्यूट है, यहाँ पर भी n मोल ऑफ सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट में तो कोई डिफरेंस आया नहीं। तो आप क्या करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दोनों इक्वल तो हैं ही, इसको इक्वली पुट कर दो। देखो यहाँ पे n है, यहाँ पर भी n है। अब आपको एक फॉर्मूला पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का, वो क्या होता है, देखो आपको पता है ना, मोलारिटी किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना, ये नंबर है NO, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालोगे तो ये डिवाइड में, ये कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का क्या फॉर्मूला होगा, MV। तो दोनों, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वल पुट कर दिया, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो दोनों में सेम ही है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, MV। यहाँ पर मोलारिटी कितनी है, M1, वॉल्यूम V1। यहाँ पे मोलारिटी कितनी है, M2, वॉल्यूम कितनी है, V2। तो यहाँ से आपके पास फॉर्मूला आ जाता है to solve the numericals related to molarity of solution after dilution। ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ, सबसे पहले मैंने आपको एग्जांपल की हेल्प से ये बताया। कोई ज़रूरी नहीं था ये समझना कि ये डिराइव, मैं आपको डायरेक्ट बता देती कि मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन डाइल्यूशन के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन अब आपको हमेशा याद रहेगी ये चीज़ कि ये फॉर्मूला आया कैसे, है ना। कुछ भी नहीं करना, अगर आप इन केस कंफ्यूज भी हो जाओ किसी पॉइंट पर, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने माइंड में एक बीकर इमेजिन करना है, उसमें आपने लिया कोई भी सॉल्यूशन जिसकी मोलारिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, ठीक है। आपने क्या किया, सॉल्वेंट ऐड कर दिया। तो जब आपने सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो तो डाइल्यूट हो जाएगा सॉल्यूशन, जैसा मैंने आपको अभी एग्जांपल से बताया था चीनी और पानी वाला। तो जब सॉल्वेंट ऐड किया, सॉल्यूशन डाइल्यूट हो गया, तो मोलारिटी चेंज हो जाएगी, वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगी, है ना। पहले कम वॉल्यूम थी सॉल्यूशन की,
अब आपने जैसे पानी और ऐड किया, सपोज सॉल्वेंट में पानी यूज़ कर रहे थे, पानी ऐड किया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, तो ये बढ़ी हुई वॉल्यूम है। लेकिन मोल्स ऑफ सोल्यूट तो दोनों के सेम ही है ना, सोल्यूट के यहाँ पर जितने मोल्स थे यहाँ पर भी उतने ही मोल्स हैं, बिफोर डाइल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आर सेम, है ना। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपको इसमें कंफ्यूज, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन is equals to number of moles of solute after dilution. ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने इक्वल कर दिए। अब इसका फॉर्मूला हमने देखा mv होता है, तो इसका मोलारिटी कितनी है m1, वॉल्यूम कितनी है v1, इसका मोलारिटी m2, वॉल्यूम कितनी है v2। तो यहाँ से हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। आई गेस इसमें आपको कोई वो नहीं होनी चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, है ना। तो अब ये V2 क्या है, इस V2 की बात बताऊं तो यहाँ पर वॉल्यूम कितनी थी V1। सपोज आपने V अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ऐड कर दिया, तो अब ये V2 किसके इक्वल होगी, ये V2 किसके इक्वल होगी, V1 प्लस में V के। तो दैट इज इक्वल्स टू V1 प्लस में V। V1 तो यहाँ पर थी ही वॉल्यूम, आपने V अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ऐड कर दिया, तो ये वॉल्यूम किसके होगी, इक्वल होगी V1 प्लस में V के। तो अब आपने पूरी कहानी समझ ली है, ये था हमारा न्यू टॉपिक। एंड डू नॉट वरी, इसके जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, बहुत इजी न्यूमेरिकल हैं, फॉर्मूले को मैं रब नहीं कर रही हूँ इन केस आपको, आपको नहीं हमें, क्योंकि मैं भी तो सॉल्व कर ही रही हूँ यहाँ पर, तो हमें ज़रूरत हो सकती है, तो अपनी कंफर्ट जोन के लिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख देते हैं अभी, क्योंकि स्टार्टिंग ही है ना, सब चीज़ें एक साथ तो लर्न की जा नहीं सकती, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार चीज़ों को, न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखना पड़ेगा। फिजिकल केमिस्ट्री में तो ऐसा ही होता है ना, जितना हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे उतने ही हमारे पास न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है, ओके। तो अब जो है बहुत कहानी हो गई है, अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। सो दिस इज़ द क्वेश्चन विच वी हैव टू सॉल्व, और यहीं से आपको सारे कॉन्सेप्ट इस टॉपिक से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। देखो, 100 मिलीलीटर ऑफ 0.2 मोलर HNO3 एक्वस सॉल्यूशन है, डाइल्यूटेड बाय, कुछ नहीं है इसके अंदर। अब आप सोचोगे डाइल्यूटेड बाय इतने ml वाटर, डाइल्यूटेड टू, बस ये प्रेपोजिशन का खेल है, प्रेपोजिशन का खेल है, बाय, हाँ जी। तो डाइल्यूटेड बाय 1100 ml वाटर और डाइल्यूटेड टू इतना। अब स्टार्ट करते हैं, बाय और टू का ही खेल है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया। और अब देखते हैं, देखो सबसे पहले आपको पता है कि एक बीकर था, उसके अंदर एक HNO3 का एक्वस सॉल्यूशन था, जो कि 100 ml ऑफ 0.2 मोलर था, ये था। अब आपने क्या किया, डाइल्यूट कर दिया आफ्टर डाइल्यूशन। डाइल्यूटेड बाय का मतलब आपने इसके अंदर कितना ml वाटर डाल दिया, 1100 ml पानी डाल दिया। अब इसकी आप यहाँ पर जो मोलारिटी आएगी आपको वो कैलकुलेट करनी है। सिंपल सी कहानी ये है, फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अब आपको पता चल गया डाइल्यूशन वाला क्वेश्चन है, डाइल्यूशन वाले क्वेश्चन में हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो बस फॉर्मूला लिखा हमने, जिसमें V2 किसके इक्वल होती है, V1 प्लस में V के, ठीक है। M1 कितना है, क्या M1 स्टार्टिंग की मोलारिटी गिवन है, हाँ जी बिल्कुल गिवन है, ये रही 0.2 इन 2 में। क्या स्टार्टिंग की वॉल्यूम गिवन है, हाँ जी ये रही बिल्कुल गिवन है, 100 बिल्कुल गिवन है, ठीक है। उसके बाद M2, ये तो हमें कैलकुलेट ही करनी है ना, फाइंड मोलारिटी इन ईच केस, जो फाइनल मोलारिटी आ गई वो तो हमें कैलकुलेट ही करनी है। इन 2 में V2 किसके इक्वल होगी, V2 इक्वल होगी V1 प्लस में V के। जो इसकी वॉल्यूम थी, इसकी वॉल्यूम कितनी थी, 100 ml। उसके बाद आपने इतना पानी और डाल दिया 110, तो ये टोटल किसके इक्वल होगी, इन 2 में 100 प्लस में 1100। यहाँ से M2 की जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी फाइनल मोलारिटी हो जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, ओके। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं, ओके। सेकंड पार्ट क्या है, अगेन सेम ही है, एक बीकर था जिसकी मोलारिटी 0.2 मोलर थी, 100 ml उसका
वॉल्यूम था, HNO3 का सॉल्यूशन था, डाइल्यूटेड टू। डाइल्यूटेड टू का मतलब क्या है, आफ्टर डाइल्यूशन जो इन्होंने यहाँ पर वॉल्यूम बता दी ना, वो कितनी बताइए, 1 लीटर। अब आपको यहाँ की मोलारिटी कैलकुलेट करनी है। डाइल्यूटेड टू, डाइल्यूटेड ये इतना था, हमने कितना ऐड किया होगा वो हमें सब कुछ निकालना पड़ेगा, ठीक है, कि ये इतना बन गया, 1 लीटर बन गया। यही कहानी थी बिटवीन बाय एंड टू के बीच में, ठीक है। तो अब आपको डाइल्यूशन वाला फॉर्मूला तो पता ही है, जल्दी से बताऊं। करेक्ट, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। M1 क्या है यहाँ पर 0.2, V1 क्या है 100 ml, M2 क्या है मोलारिटी 2 कैलकुलेट करनी है, V2 क्या है, व्हाट इज V2 हेयर, V2 आपको गिवन है दैट इज 1 लीटर। अब आपको या तो ये हमने लीटर में कन्वर्ट कर दिया तो डायरेक्ट ये 1 लीटर हो जाएगा। बस अब आप आराम से M2 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। देखो ये डिपेंड करता है अब आपको, अगर सपोज आपको ml में आंसर सॉल्व करना है तो ये मेथड वो करो, इसमें 1000 ml लिख दो, है ना, क्योंकि हमें पता है 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml। तो हमने 1 लीटर था उसको 1000 ml, इसका मतलब जो आपकी मोलारिटी आएगी वो किसके अंदर आएगी, ml के अंदर आ जाएगी। वो आप पे डिपेंड करते हैं कि आपके आंसर में जो है मोल पर लीटर के केस में दिया है, मोल पर ml के केस में, वैसे तो लीटर के केस में ही होता है, पर जैसे भी हो हम कन्वर्ट तो कर सकते हैं यूनिट को, है ना, इट इज़ ईजी। तो मेन था फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा और कैसे यूज़ होगा, क्वेश्चन का मतलब क्या है, उसके बेसिस पे हमने अपना आंसर सॉल्व कर लिया, है ना। M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। इन्होंने कहा है डाइल्यूटेड टू 1 लीटर, डाइल्यूटेड टू 1 लीटर मतलब जो फाइनल वॉल्यूम आएगी ना आपके सॉल्यूशन की वो 1 लीटर है। तो बस सॉल्व कर लिया, इतना समझ में आया। अब मैंने कहा था ना ये बहुत ज़्यादा ईजी टॉपिक है, तो हमने 2 न्यूमेरिकल्स इसके सॉल्व किए एंड आई गेस आपको अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब जो है स्टिल टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है ये वाला, तो हाँ जी, मोलारिटी सॉल्यूशन की डाइल्यूशन के बाद कैलकुलेट कैसे की जाती है सीख लिया, पर मोलारिटी के अंदर हमें एक और चीज़ समझनी है, मोलारिटी ऑफ मिक्सचर कैसे निकालते हैं। डू नॉट वरी, कुछ ज़्यादा लंबा टॉपिक है नहीं, एक ही न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और समझेंगे कैसे निकालते हैं, बस जल्दी से आ जाओ। अब अगर आपको वीडियो को एंड करना है और अगर आप बोर हो चुके हो अभी इतनी लंबी वीडियो सुन के, तो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, पर समझ के, ठीक है। देखो कोई सॉल्यूशन है जिसकी मोलारिटी M1 वॉल्यूम V1, मिक्सचर है तो 2 चीज़ों को ऐड करके बना होगा, एक बीकर ये रहा जिसकी मोलारिटी M2V2, फाइनल दोनों को मिक्स किया, फाइनल क्या बना, वॉल्यूम क्या है V1 प्लस V2, और जो फाइनल मोलारिटी है सपोज M हो गई, सपोज M मोलारिटी हो गई। अब आपको क्या करना है, सपोज फाइनल मोलारिटी की आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये है ना मोलारिटी ऑफ मिक्सचर, इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो हमारी मोलारिटी आएगी उसका वो मतलब कैसे कैलकुलेट होगी। तो मोलारिटी हमें पता है किसके, M1V1 प्लस में M2V2 और डिवाइड बाय में क्या होता है फाइनल जो वॉल्यूम है V1 प्लस में V2। ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है टू कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ द मिक्सचर। और सपोज अब हम इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करें तो 100 ml ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 सपोज इस बीकर के अंदर था, ठीक है। अब हमने क्या किया, 200 ml ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 हमने इस बीकर में ले लिया। आपको क्या निकालना है, फाइंड मोलारिटी ऑफ मिक्सचर, फाइंड मोलारिटी ऑफ मिक्सचर। फॉर्मूला आपके पास है, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है, फाइनल मोलारिटी इज इक्वल्स टू M1V1 M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस में V2। M1 कितना है 0.2, रब किया 0.2, V1 कितना है 100, रब किया 100, M2 कितना है 0.2, M2 इज 0.2, V2 कितना है 200, रब किया 200, V1 प्लस में V2, V1 प्लस में V2, 100 प्लस में 200, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द फाइनल मोलारिटी ऑफ दिस मिक्सचर। इतना समझ में आया।
मोलारिटी ऑफ H2SO4 आ जाएगी मिक्सचर के अंदर। अब सपोज मैं इसी के अंदर क्या करती, सपोज मैं 1.5 लीटर पानी और ऐड कर देती और अब कहती है आपको फाइंड फाइनल मोलारिटी, अब निकालो मोलारिटी। फिर क्या करते हैं आप, क्या चेंजेस आते हैं इसमें? कुछ नहीं, पानी ऐड किया है, इसका इतने लीटर ऐड किया है, तो इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लो, दैट इज़ 1.5 इंटू में 1000। तो एक सब क्या आ जाएगा आपका, मोलारिटी, है ना, क्योंकि इतना तो हमारे पास था ही। आपने क्या किया, पानी और ऐड कर दिया। पानी और ऐड करने का क्या मतलब है, इसकी कोई मोलारिटी, तो इसके आपने सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड किया है, इसके अंदर आपने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ऐड किया, पानी ऐड किया, वॉल्यूम इंक्रीज होगी। सोल्यूट तो उतना ही है जितना था, है ना, तो सोल्यूट तो उतना ही है, पानी ऐड कर दिया, पानी ऐड कर दिया तो वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो 1.5 लीटर है, लीटर को 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट कन्वर्ट करना, तो मल्टीप्लाई किससे कर दो, 1000 से कर दो, 1.5 इंटू 1000 ml से हो जाएगा। जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द फाइनल मोलारिटी ऑफ H2SO4 इन द सोल्यूट इन द मिक्सचर। इतना क्लियर है मोलारिटी ऑफ मिक्सचर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? वेरी गुड, ओके। तो हाँ जी, अब आप मोलारिटी की सब चीज़ें समझ चुके हो, मोलारिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं सॉल्यूशन में, डाइल्यूशन में, जो भी है, ठीक है, ओके। अब एक मेरे पास 2 क्वेश्चन है जो कि इतने मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है, पर उनके फॉर्मूले हमने अब तक यूज़ नहीं किए कहीं भी, तो वो 2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन है ये दोनों, ठीक है। मैं कुछ ऐसा नहीं चाहती कि हम कुछ भी छोड़ दें इस टॉपिक से रिलेटेड, सॉल्यूशन वाला जो हम वीडियो चल रही है ये, इस टॉपिक से रिलेटेड हम कोई भी चीज़ छोड़ें, ठीक है। तो वैसे ये इतने कुछ मुश्किल है नहीं, लेकिन फिर भी इन केस आई डोंट वांट टू लीव एनी काइंड ऑफ टॉपिक इन दिस चैप्टर, ठीक है। सो दैट्स वाई हम ये क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं फॉर माई सेटिस्फैक्शन एंड फॉर योर सेटिस्फैक्शन दैट वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग इन दिस टॉपिक, क्लियर, ओके। फाइंड परसेंट बाय मास एंड मास फ्रैक्शन ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन मेडिसिन का नाम है, ब्रेन के लिए, सिर दर्द के लिए यूज़ की जाती है। इन सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग इतना एस्पिरिन इतने ग्राम ऑफ वाटर में। आपको क्या करना है, परसेंट बाय मास कैलकुलेट करना, परसेंट बाय मास। देखो सीधी सी बात है, अगर ये क्वेश्चन इन केस आपके एग्जाम में आ जाता और अगर हम यहाँ ना सॉल्व करते, तब की बात बता रही हूँ। तो अगर आपको सपोज आपने पढ़ा नहीं हुआ ये, ठीक है, मान लिया आपने नहीं पढ़ा हुआ, आपको फॉर्मूला भी नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन क्या हम थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर? परसेंट बाय मास लिखा हुआ है, दैट इज मास परसेंट। किसी भी चीज़ की परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? किसी भी चीज़ की परसेंटेज हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ऊपर जिसकी आपको कैलकुलेट करनी है डिवाइड बाय में। जैसे मास परसेंट है तो ऊपर तो उसका मास आ जाएगा, किसका कैलकुलेट करना, चलो देख ही लेते हैं। एस्पिरिन का करना, तो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर जिसका कैलकुलेट करना है मास ऑफ एस्पिरिन डिवाइड बाय में टोटल मास इनटू में 100। ऐसे ही मास परसेंट कैलकुलेट, मास परसेंट छोड़ो, मास परसेंट भी छोड़ दो, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपने जितने मार्क्स ऑब्टेन किए अपॉन में जितने टोटल मार्क्स थे इनटू में 100, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो मास परसेंट भी ऐसे ही कैलकुलेट करनी है ना। अब किसका कैलकुलेट करना है आपने? फाइंड परसेंट बाय मास ऑफ एस्पिरिन का करना है इन सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इतने ग्राम एस्पिरिन। मतलब मास ऑफ एस्पिरिन कितना है? 3.65 ग्राम अपॉन में टोटल मास। टोटल मास किसका आएगा? जितना भी टोटल मास सॉल्यूशन का है ना। तो टोटल मास क्या आएगा? किससे? 3.65 प्लस में 25.08, ये क्या आ गया? मास ऑफ द सॉल्यूशन आ गया इनटू में 100। जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द मास परसेंट ऑफ एस्पिरिन इन द सॉल्यूशन। ठीक है, मास परसेंट तो कैसे कैलकुलेट करना था समझ लिया। तो इन केस अगर मैं ये ना भी करवाती तो आप कर लेते। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा सा ट्राई करते। आप इतनी सारी बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ के आए हो, नॉर्मेलिटी पढ़ ली, मोलारिटी, मोलालिटी, पीपीएम, ठीक है, सब कुछ तो हमने कंसंट्रेशन टर्म में पढ़ लिया है। तो अब ये छोटा सा क्वेश्चन तो हम क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, है ना। तो अगर हमें ये नहीं भी पढ़ा होता तो भी हम इसको सॉल्व कर लेते। अब मास फ्रैक्शन, अब ये भी क्या समझाने का है?
बिल्कुल नहीं, ये आपको आता है, ये आपको बताने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मास फ्रैक्शन, किसी भी चीज़ का फ्रैक्शन क्या होता है? किसी भी चीज़ का फ्रैक्शन, आगे मास का फ्रैक्शन तो आपको किसका निकालना है? एस्पिरिन का ना। तो मास ऑफ एस्पिरिन डिवाइड बाय में टोटल मास, बस ये मास फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सपोज आपको यही कहानी वोटर के साथ दी जाती तो आप वोटर के साथ भी सॉल्व कर लेते, है ना। पर चलो अब हम एस्पिरिन का है तो एस्पिरिन के साथ हम सॉल्व कर रहे हैं, एस्पिरिन का कैसे मास फ्रैक्शन कैलकुलेट किया, मास परसेंट कैलकुलेट किया। आप सेम केस वोटर के साथ करके देख लेना एक बार, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, वैसे तो बहुत ईजी है, पर स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। मास फ्रैक्शन पता चल गया, किसका मास कैलकुलेट करना है? एस्पिरिन का डिवाइड बाय में टोटल मास। मास ऑफ एस्पिरिन क्या है? मास ऑफ एस्पिरिन गिवन है 3.65 ग्राम्स, डिवाइड बाय टोटल मास कितना है? इन दोनों को प्लस कर दो, दैट इज 3.65 ग्राम प्लस में 25.08 ग्राम। जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द मास फ्रैक्शन। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि मास फ्रैक्शन अगर आपको सोल्यूट का निकालना हो, तो ऊपर आप क्या रखोगे? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर आपको यही केस सॉल्वेंट का निकालना हो, जैसे कि मैंने वाटर का बताया, तो आप ऊपर क्या रखोगे? मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय में मास ऑफ सॉल्यूशन। इतना समझ में आ गया? कुछ था नहीं खास समझने के लिए, पर स्टिल हमने कर लिया ये क्वेश्चन सॉल्व। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर दिया। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ओके, देखो, कैलकुलेट मोल परसेंट ऑफ CH3OH that is methanol in 60% by mass aqueous solution of CH3OH। मतलब मिथेनॉल को आपने पानी में डिजोल्व कर रखा है, 60% बाय मास का मतलब आपको पता है, ठीक है। और मोल परसेंट आपको कैलकुलेट करना है। तो सीधी सी बात है, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता देती हूँ, मोल परसेंट ऑफ सोल्यूट कैसे कैलकुलेट करते हैं। 100 इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। देखो, मोल परसेंट कैलकुलेट करना है। मोल परसेंट का मतलब वो 100 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब ये कैसे आया? आप बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का में क्या होता है? देखो, मोल फ्रैक्शन किसी भी चीज़ का, जैसे सोल्यूट का आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सपोज सोल्यूट ही लिख देते हो यहाँ पे, सोल्यूट डिवाइड बाय में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यही फॉर्मूला होता है ना मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने का। तो मोल फ्रैक्शन से क्या आएंगे आपके पास? फ्रैक्शन ऑफ दी मोल्स आ जाएगा। परसेंट चाहिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये फॉर्मूला बन गया। कुछ इतना खास है नहीं इसके अंदर, डायरेक्ट क्या करते हैं? वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। 100 इंटू में 60% बाय मास। 60% बाय मास का क्या मतलब है? 60% बाय मास का मतलब है 60 ग्राम सोल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। कितनी बार सॉल्व किया हमने? पहले वाली वीडियो में भी, इस वाली वीडियो में भी, है ना। 60% बाय मास का तो यही मतलब है 60 ग्राम सोल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। बस अब तो कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। गिवन मास कितना है? कुछ मास गिवन है क्या सोल्यूट का? ये रहा 60 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास CH3OH। CH3OH का मोलर मास कितना होता है? कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 इंटू 3, ऑक्सीजन का 16 का 1, 12 प्लस 3 प्लस 17, दैट इज 15 और 17, दैट इज 32 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 32 डिवाइड बाय में, ऊपर तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अभी कैलकुलेट किए, 60 डिवाइड बाय 32। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, अब सॉल्वेंट है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास तो है ही नहीं सॉल्वेंट का कुछ भी, लेकिन आपको पता है मास
ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस में मास ऑफ सॉल्वेंट। यही फॉर्मूला होता है ना। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, रब किया किसके इक्वल रखा 100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 60 ग्राम्स, रब किया 60 ग्राम्स। मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा प्लस में है वहाँ जा करके माइनस में, तो 100 माइनस में 60 कितना आ गया 40 ग्राम। तो 40 ग्राम ये हो गया डिवाइड बाय में मोलर मास। पानी का कितना होता है, वाटर का मोलर मास कितना होता है 1 × 2 प्लस में 16 दैट इज 18 ग्राम पर मोल। जो भी आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा मोल परसेंट ऑफ सॉल्यूट। सिमिलरली मोल परसेंट ऑफ अगर आपको सॉल्वेंट कैलकुलेट करना है तो यही फॉर्मूला हो जाएगा। मोल परसेंट ऑफ सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा, बस सॉल्वेंट कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अभी सॉल्यूट का है तो हम यहाँ पर सॉल्यूट लिख देते हैं। इजी क्वेश्चन था ना ये भी, इट वॉज ऑल्सो इजी क्वेश्चन, आराम से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि हाँ अब हमने जो है बहुत सी चीज़ें इस टॉपिक से रिलेटेड, कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड समझ ली। आई गेस यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ओहो अब भी वीडियो में कुछ रहता है, या अब हम जो है वीडियो को एंड कर सकते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखो अभी जो आपने पढ़ा मोल परसेंट ऑफ सॉल्यूट और मोल परसेंट ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों को प्लस करके आंसर 1 नहीं आता है, छोटी सी चीज़ थी, ठीक है। मोल परसेंट ऑफ सॉल्वेंट, ऑफ लिखना भूल गई, सॉल्वेंट। एक तो ये चीज़ बतानी है मेरे को आपको, और एक दूसरी चीज़ क्या बतानी है कि जितनी भी आपने टर्म्स पढ़ी हैं, नॉर्मैलिटी, मोलारिटी, पूरा लिखूँगा, पूरा लिखूँ क्या, नॉर्मैलिटी कई देर हो जाती है ना बोलते बोलते, तो मैं थक जाती हूँ, पर अब तो वीडियो एंड ही होने वाली है ना, हमने सब कुछ कंप्लीट कर ही लिया। नॉर्मैलिटी, मोलारिटी, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, है ना। अच्छा ये टर्म्स जो थी इन सब के अंदर वॉल्यूम रिलेटेड थी, है ना, ये सारी की सारी टर्म्स क्या थी, वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स थी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आ रही है, वो कंसंट्रेशन टर्म, अब तो मार्कर भी कह रहा है, बस अब वीडियो को एंड करो, वो कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट है। आपने जितनी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी, पीपीएम, क्या लिख रही हूँ, पीपीएम, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, नॉर्मैलिटी, और क्या पढ़ा है, कुछ रह गया होगा तो देख लेना, ठीक है। जो भी है, मतलब जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स आपने पढ़ी हैं, जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आ रही है ना फॉर्मूले में, जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम फॉर्मूले में आ रही होगी, वो सब टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये बात हमें कौन से लॉ ने बताई थी? हमने क्लास 11th में पढ़ते हैं चार्ल्स लॉ, जिन्होंने ये बताया था वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करोगे वॉल्यूम भी कम होगी, है ना। इस वजह से जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आ रही है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो इन सभी के फॉर्मूले में वॉल्यूम आ रही है, इस वजह से ये सभी कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और जिसमें वॉल्यूम नहीं आ रही वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। इज इट क्लियर? इतना समझ में आ गया? हाँ जी, तो इतना समझ में आ ही गया है आपको, तो अब टाइम हुआ है वीडियो को एंड करने का।
नाउ इट्स टाइम टू एंड द वीडियो, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ ली हैं। अच्छा, जिन भी स्टूडेंट ने पार्ट 1 नहीं देखा था, आप पार्ट 1 को ज़रूर देखना, आपको बहुत सी डाउट्स क्लियर होंगे अपने, ठीक है, क्योंकि हमने कंसंट्रेशन टर्म कुछ उसमें कंप्लीट की थी, मोल फ्रैक्शन जैसे कि हमने इसमें नहीं पढ़ा, उसमें पढ़ा था। बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन वाले चैप्टर में मोल फ्रैक्शन को समझना, ठीक है। अब जो है हमने कंसंट्रेशन टर्म वाला पूरे तरीके से टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। मेरा मार्कर कहाँ गया, ठीक है, तो कंप्लीट कर ही लिया है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो होगी वेपर प्रेशर से रिलेटेड। तो अब हम स्टडी करेंगे अबाउट दी वेपर प्रेशर। कितने गंदे लिखा है मैंने, क्योंकि मार्कर जो है इंक ख़त्म हो गई है अब इसमें, ठीक है। वेपर प्रेशर हमें पढ़ना है नेक्स्ट वीडियो में, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप इस टॉपिक के से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, एंड इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन।